और चंद्र, इन दोनों की युति क्या कमाल करती है, क्या प्रभाव देती है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि दर्शकों, जहाँ सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है, और ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं, किसी कुंडली में एक साथ विराजमान हो जाते हैं, तो कई बार सुनने में आता है कि ये दोष अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये दोनों अमावस्या के दिन एक साथ आते हैं। इन दोनों की युति अमावस्या के दिन होती है, या तो अमावस्या के एक दिन पहले या अमावस्या के दिन ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। और चंद्रमा जहां अस्त हो जाता है तो वो मानसिक रूप से परेशानियां देने लग जाती है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है, और जहां मन अस्त हो जाता है तो मन में नेगेटिविटी आने लगती है। कई ज्योतिषियों को इस बारे में विचार है कि नकारात्मकता या डिप्रेशन की स्थिति ले आता है, क्योंकि अमावस्या ये दिन ही ऐसा होता है जहां रक्त में या जल में एक उतार की स्थिति आती है। पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा पक्षपद में मजबूत होता है तो वो जल तत्व को अपनी ओर खींचने में सक्षम होता है, लेकिन जो जो वो सूर्य के सम्मुख आता है, उसके सूर्य के साथ आता है, उसके पास में आता है, विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसके बाद में चंद्रमा क्षीण होने लग जाता है, और वो जो जो सूर्य के समीप जाता है उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका प्रकाश कम हो जाता है, उसका जो तेज है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण क्षमता है, उसमें कमी आने लग जाती है। तो दर्शकों, आज हम सूर्य और चंद्र की इस युति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, हम अपने पॉइंट पर तुरंत आने का प्रयास करते हैं कि सूर्य एक आत्मा है, पुंज है, ज्योति है, प्रकाश है। इस संसार में, इस सृष्टि में जो उजियारा है, जो तेज है, जो गर्मी है, वो सूर्य के देन है, और चंद्रमा भी उसी के प्रकाश से चमकता है। उसका अपना कोई प्रभाव नहीं है, उसका अपना अस्तित्व सूर्य के साथ उसके तेज के कारण ही है। उसका जो चमक है, आकर्षण है, वो सूर्य के कारण, कि वो उसको ग्रहण करता है, सोख लेता है सूर्य की किरणों को। तो फिर जब चंद्रमा का अस्तित्व ही सूर्य से है, तो वो सूर्य के कारण अस्त हो जाए, ये कैसे संभव है? हाँ, उसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन सूर्य के साथ होने पर चंद्रमा अस्त हो जाए, ये बात समझ में कम आती है। और चंद्रमा के लिए कहा गया कि ये कभी अस्त होता ही नहीं, इसकी गति सदैव निरंतर एक जैसी चलती है, ये कभी वक्री नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, हमेशा मार्गी होकर चलते हैं। और चंद्रमा जैसा ग्रह अस्त हो जाए, मानव प्रवृत्ति के लिए क्या ये संभव है? अब इसको हम इस रूप से समझें कि सूर्य जो प्रकाश है, ज्योति है, एक पुंज है, दीपक है, उसकी लो है, उसकी जो गर्मी है, अग्नि है, वो सूर्य है, और वही आत्मा का प्रतिरूप है। हमारे शरीर में जो आत्मा विचरण कर रही है, हमारे जो शरीर को गतिमान कर रही है आत्मा, वो उसी पुंज, उसी प्रकाश, उसी सूर्य का तेज है। इसीलिए सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, उसी से सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। अब चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा मन है, तो जो आत्मा है वो अपना कर्म मन के आधार पर करती है। बिना मन के कोई कर्म नहीं होता है। तो जहां दीपक के रूप में उसका जो पुंज सूर्य है, उसकी जो लो है वो सूर्य है, तो उसके अंदर जो दिया में तेल भरा हुआ है वो चंद्रमा है, वो लिक्विडिटी,
वो चंद्रमा है, वही मन है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात, वो मन का कारक मन है। माता का रूप भी वही है। जहाँ सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। जहां आत्मा प्रकट हुई, सूर्य प्रकट हुआ, वहीं माता ने भी है। और जब स्त्री पुरुष, सूर्य राजा है तो चंद्रमा को रानी कहा गया है। स्त्री तत्व चंद्रमा है तो पुरुष तत्व सूर्य है। और इन दोनों का मिलन होता है तो ही सृष्टि चलती है। उसी प्रकार उस दीपक में तेल चंद्रमा का है तो पुंज सूर्य का है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रभाव में जीते हैं तो कौन एक दूसरे को अस्त कर सकता है? क्या उस दीपक में से तेल निकल जाने के बाद वो उस पुंज का अस्तित्व रहता है? और जब नहीं रहता है तो सूर्य चंद्रमा को अस्त कैसे कर सकता है? बिना मन के आत्मा कैसे विचरण कर सकती है, कैसे गतिमान हो सकती है? मन का उसके साथ होना अत्यधिक आवश्यक है। और उसी मन के कारण वो क्रिया अपने कर्म करती है। और जब मन के कारण वो अपने कर्म करती है तो फिर वो उसको अस्त नहीं कर सकता। वो उसकी गति उसी मन के कारण है। और जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठ जाते हैं, हालांकि अमावस्या का दिन है, ऐसे लोग धीर गंभीर होते हैं, सोच समझ के काम करना पसंद करते हैं। उनमें यह बात कहा जा सकता है कि आतुरता कम होती है, उनमें अधीरता कम होती है, धीर गंभीर होते हैं, सोच समझ के विचार के साथ कार्य करना पसंद करते हैं। दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा का जो संबंध है ये इस तरह से दिया गया जैसे नर और नारी है, दोनों को साथ रखा गया है। राशियों के बारे में चर्चा करें तो कर्क राशि के बाद ही सूर्य आता है, सिंह राशि आती है, दोनों को साथ दिया गया है। नक्षत्रों की बात करें तो कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा उसके साथ है, चोली दामन का साथ है। नक्षत्र भी अलग नहीं दिए गए, दूर नहीं दिए गए। जहां कृतिका नक्षत्र समाप्त होता ही चंद्रमा शुरू हो जाता है, रोहिणी नक्षत्र आ जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त हुआ और हस्त नक्षत्र आ गया। उत्तराषाढ़ा समाप्त हुआ और श्रवण नक्षत्र आ गया। तीनों साथ में चलते हैं। जहां सूर्य का नक्षत्र समाप्त हुआ, चंद्रमा का नक्षत्र शुरू, एक दूसरे का साथ, स्त्री पुरुष का साथ, माता पिता का साथ, कहीं अलग नहीं, इस शरीर के अंदर भी अलग नहीं। आप देखो, जहां माया भाग चंद्र स्वर, वामंग स्त्री को दिया गया है, चंद्र स्वर वहां विराजमान है, तो दाया भाग सूर्य स्वर। और इस शरीर को बैलेंस करता है इन दोनों का संगम। जहां सूर्य में पराक्रम है, पुरुषत्व है, पुरुषार्थ है, तो चंद्रमा में शालीनता है, नम्रता है, शर्म है, लज्जा है, स्थित्व है, क्योंकि उसे रानी बनाकर रखा है सूर्य ने। और जब ये दोनों साथ रहते हैं तो ही पूर्ण होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, इस परिस्थिति में क्या चंद्रमा अस्त हो सकता है? मेरी समझ से तो परे है। सूर्य का साथ होने पर चंद्रमा का प्रभाव कम जरूर हो सकता है, लेकिन अस्त नहीं हो सकता हो। क्योंकि जहां पुरुषत्व आदमी का समाज में चलता है तो वहां स्त्री उसके पीछे साथ चलती है, वो अपना प्रभाव वहां पर प्रदर्शित नहीं करती है, वो उसका साथ पीछे अनुसरण करती है। चंद्रमा भी इसी तरह सूर्य के साथ उसका अनुसरण करता है। उसका प्रभाव, हाँ, जितना प्रभाव स्त्री अपने घर में प्रदर्शित करती है वो समाज में बैठकर नहीं करती है। समाज में पुरुष को साथ में रखती है, पुरुष को आगे रखती है और स्त्री उसका अनुसरण करती है। उसी प्रकार इस सृष्टि में भी सूर्य पुरुष के रूप में आगे चलता है, उसका प्रभाव क्षेत्र, क्योंकि वो राजा है। तो चंद्रमा उसका साथ अमावस्या के दिन रानी के रूप में पाता है और दोनों का संगम उसी दिन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भय नहीं रखना है, डिप्रेशन की स्थिति नहीं आ सकती है। जहाँ
चंद्रमा सूर्य के साथ हो गया तो एक साधक की स्थिति बनती है, वो अपने आप को साध लेता है। चंद्र और सूर्य का जहाँ संगम होता है वहीं सुषुम्ना प्रकट होती है, जहाँ ईड़ा और पिंगला समाप्त होती है और तो सुषुम्ना आ जाती है। और ये जब इन दोनों की संधि होती है, मिलन होता है, वहीं एक अच्छा साधक बन के निकलता है। तो मेरी नज़र में सूर्य और चंद्र का साथ बैठना, अमावस्या का जन्म निरर्थक नहीं है, भयपूर्ण नहीं है, एक अच्छा शासक बनाता है। सूर्य का प्रभाव वहाँ पर नजर आता है और मन इस वहाँ पर चंचलता अपनी कम कर देता है, स्थिरता आ जाती है, उसमें गंभीरता आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव वहाँ कम हो गया सूर्य के साथ होने से। लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, वो अस्त नहीं हुआ है, वो संतुलन में उसका सहयोग करता है, उस प्रभाव क्षेत्र में उसका सहयोग करता है। ऐसे लोग कई बार देखा गया है कि उच्च स्तर के नेता होते हैं, बड़े अधिकारी भी होते हैं, क्योंकि उनमें अस्थिरता नहीं है, वो संयमित हैं और कोई भी निर्णय संयम के साथ लेते हैं, अधीरता के साथ नहीं लेते हैं, गलत निर्णय नहीं लेते हैं। दर्शकों, आज हमने सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में, अन्वेषण के बारे में बात की कि ये युति इतनी दोषपूर्ण नहीं होती है, बहुत अच्छी मानी गई है, और उसका क्या कारण, क्या लॉजिक है, ये आपके सामने उपस्थित करने की कोशिश की है मैंने। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहे, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।